नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पीई रेशियो के बारे में बात करने वाले हैं। पीई रेशियो जो फंडामेंटल एनालिसिस के फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं उनका एक पार्ट है। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस ठीक से सीखना चाहते हैं और आप एक सक्सेसफुल निवेशक बनना चाहते हैं तो आपके लिए पीई रेशियो को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो फंडामेंटल एनालिसिस में कई सारी चीज़ें देखनी होती हैं। सिर्फ अकेले पीई रेशियो देखकर ही हम कंपनी के फंडामेंटल्स का ठीक से क्लियर आइडिया नहीं होता है हमें, लेकिन पीई रेशियो भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसको हमें ठीक से समझना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आज पीई रेशियो के बारे में बिल्कुल ठीक से बात करने वाला हूँ, डिटेल में बात करने वाला हूँ, और जो आपके कुछ कन्फ्यूजन्स भी होते हैं उसको लेके वो भी क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले बात आएगी पी रेशियो। पी रेशियो क्या होता है? पी रेशियो का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? पी रेशियो में ये बताता है कि एक कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए हमें कितना प्राइस देना होगा। 1 रुपया कमाने के लिए किसी भी कंपनी में हमें कितना प्राइस देना होगा। तो अब पी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अगर आपको नहीं पता ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर क्या होता है, तो इसका एक वीडियो चैनल में दिया हुआ है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो पी रेशियो का फॉर्मूला करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। फॉर एग्जाम्पल, एक XYZ कंपनी है, उसका करंट शेयर प्राइस 200 रुपया है और उसका EPS है 10 रुपीज़। तो XYZ कंपनी का पी रेशियो होगा 20, उसका शेयर प्राइस डिवाइड बाय 10 EPS इसका, तो इज इक्वल्स हुआ 20। तो XYZ कंपनी का जो हमने फॉर्मूला से जो पी रेशियो निकाला है वो निकला है 20। इसका ये मतलब है XYZ कंपनी का पी रेशियो 20 है, तो अगर हमें XYZ कंपनी में 1 रुपया कमाना है तो हमें 20 रुपीज़ देने होंगे। अब मान लीजिए इसी कंपनी का पी रेशियो 40 होता या 50 होता, तो हमें उस कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए 40 या 50 रुपये देने होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें इस कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए 20 रुपीज़ देने हैं, तो इसका पी रेशियो 20 है। अब देखिए, इस बात को सुन के आपको ये लग रहा होगा कि भाई हमें इस कंपनी में तो 1 रुपया कमाने के लिए 20 रुपीज़ देना है। ठीक है, तो जितना पी रेशियो कम होगा उतना अच्छा होगा। अब बातों से तो आपको मेरे यही लग रहा होगा, क्योंकि आप तो भाई आपके हर किसी के दिमाग में ये आएगा ना कि जितना पी रेशियो कम होगा हमें उतने कम पैसे देने होंगे एक कंपनी में कमाने के लिए, है ना। तो बात यह आती है, बहुत से लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी कि पी रेशियो का सही इस्तेमाल क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, पी रेशियो का मेन पर्पस है वो 2 कंपनियों के या 2 से ज़्यादा कंपनियों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सस्ता है। किन्हीं भी चुनिंदा कंपनियों में जो आप जिनमें आपने स्टडी करना चाहते हैं, उनमें से वो चुनने के लिए कि कौन सा इन्वेस्टमेंट सस्ता है, किस में इन्वेस्ट करना सही रहेगा, पी रेशियो में ये बताता है। लेकिन एक बात हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी भी कंपनी का पी रेशियो कंपेयर करेंगे तो कंपनी का जो सेक्टर है सेम होना चाहिए, वो एक ही सेक्टर की कंपनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको स्टील की कंपनी का पी रेशियो का कंपैरिजन करना है तो स्टील की कंपनी से ही करेंगे। अगर आपको किसी फार्मा कंपनी का पी रेशियो का कंपैरिजन करना है तो फार्मा कंपनी के पी रेशियो से कंपैरिजन करेंगे। मतलब सेम सेक्टर की कंपनी होनी चाहिए कंपैरिजन करना है तो। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि कोई FMCG कंपनी है और स्टील की कंपनी उन दोनों का पी रेशियो आपने कंपेयर कर लिया, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे क्यों नहीं करना है? क्योंकि अक्सर जो सेक्टर्स के पी रेशियोज होते हैं उनकी डिफरेंट रेंजेस होती हैं, अलग अलग रेंज में होते हैं। फॉर एग्जांपल, FMCG कंपनीज जो होती हैं, कंज्यूमर कंपनीज होती हैं, उनकी पी रेशियोज की रेंज ज़्यादा होती है साइक्लिकल कंपनीज से। ठीक है, तो रेंजेस का फर्क होता है, इसलिए सेम सेक्टर की कंपनी में आपको कंपैरिजन करना होगा पीईस का।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें लो पीई वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या हाई पीई वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अब किस में इन्वेस्ट करें? देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा, आपको अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो सिर्फ पी देख के नहीं, उस पी के पीछे का जो कैलकुलेशन है वो भी देख लें। आप उस पी के साथ साथ ईपीएस और शेयर प्राइस में क्या इम्प्रूवमेंट वगैरह है वो भी देखें। अब कैसे, चिंता मत कीजिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि कंपनी जो है बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, कंपनी के पिछले 5-7 सालों के अच्छे रिटर्न है, बहुत शेयर का प्राइस बहुत अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी का पी बहुत हाई है, कंपनी का पी हाई हो गया है। तो लोगों को शिकायत रहती है, नहीं नहीं कंपनी तो भले अच्छी है, कंपनी परफॉर्म तो अच्छा कर रही है, लेकिन पी बहुत ज़्यादा हाई है इसका, ठीक है। तो ऐसे में लोगों की बहुत शिकायत रहती है। तो अब मैं आज आपका कन्फ्यूजन दूर करूंगा, ठीक है। चलिए अब हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अब मान लीजिए एक ए लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, उसके फाइनेंशियल ईयर 2018, 19 और 20 की इंफॉर्मेशन दी हुई है। 2018 का जो ईपीएस है वो 10 रुपये और शेयर प्राइस है 100 रुपये, तो उसका पी हुआ 10 रुपीज़। फाइनेंशियल ईयर 2019 की ईपीएस है 11 रुपये, शेयर प्राइस है 111 रुपये, तो पी रेशियो फिर से 10 हुआ। और फाइनेंशियल ईयर 2020 का ईपीएस है 12 रुपये और शेयर प्राइस है 112 रुपये, तो इसका जो पी रेशियो हुआ वो 9.3 हुआ, ठीक है। अब ए लिमिटेड कंपनी में क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखिए, इसका जो ईपीएस है इस कंपनी का, अर्निंग पर शेयर है, ये बहुत कम बढ़ रहा है, करीब करीब 10% से बढ़ रहा है, बहुत ही कम बढ़ रहा है, बहुत काफ़ी इसमें लो ग्रोथ है बहुत, ठीक है। एक मिनट मार्क कर दूं समझने के लिए अच्छे से। ये जो इसका ईपीएस है इस कंपनी का, 10, 11, 12 ऐसे ईपीएस है, तो कम बढ़ रहा है बहुत, और इसका शेयर प्राइस भी काफ़ी कम बढ़ रहा है, 100 रुपया, 111 रुपये, फिर 112 रुपये, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया। लेकिन वहीं आप इसका देखिए, इसका पी रेशियो कम है काफ़ी, ठीक है। तो ऐसी कंपनी, इसका पी रेशियो तो कम है, लेकिन साथ ही साथ इसकी अर्निंग पर शेयर भी कम है, बहुत कम बढ़ रही है, और उसका शेयर प्राइस भी बहुत कम बढ़ रहा है, तो ऐसी कंपनी कहलाएगी लो पी और लो ग्रोथ। मतलब ये कंपनी लो पी ही तो है ही, इसका पी रेशियो तो कम है ही, लेकिन इस कंपनी की ग्रोथ है वो भी लो है, ठीक है। और अब दूसरी कंपनी है, बी लिमिटेड कंपनी है, इसका फाइनेंशियल ईयर 2018, 19, 20 का डेटा दिया हुआ है। इसका ईपीएस 2018 में था 20 रुपये, शेयर प्राइस था 400 रुपये, पी या 20, ठीक है। 2019 में 50 रुपये का पी ईपीएस है, 1200 रुपये का शेयर प्राइस है, और पी रेशियो हुआ 24। और 2020 में 90 रुपये का ईपीएस है, 3500 का शेयर प्राइस है, और पी रेशियो 38.8 है। अब इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले तो जो कंपनी का जो ये ईपीएस है ये बहुत अच्छा बढ़ रहा है। 2018 में 20 था, फिर 50, फिर 90, तो उसकी ईपीएस अर्निंग पर शेयर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसमें, ठीक है। वही अगर हम कंपनी का शेयर प्राइस देखें, पहले 400 रहा, फिर 1200, फिर 3500, तो कंपनी की शेयर प्राइस में भी बहुत बढ़िया ग्रोथ है, ठीक है। लेकिन कंपनी का जो पी है वो लगातार बढ़ रहा है, कंपनी का पी लगातार बढ़ रहा है, मतलब पहले 20 था, फिर 24, फिर 38.8, तो ये कंपनी हाई पी तो है ही, इसका पी तो हाई है ही, लेकिन इसकी ग्रोथ भी हाई है, तो ये एक हाई पी और हाई ग्रोथ कंपनी है। तो बहुत से लोग बोलते हैं ना कि भाई कंपनी की ग्रोथ तो अच्छी है, कंपनी का शेयर प्राइस तो बढ़ रहा है, लेकिन पी बहुत हाई है, तो ये वो वाला केस है। तो हाई पी हाई ग्रोथ कंपनी है, और लो पी तो कम है लेकिन ग्रोथ भी लो है। तो ऐसे में हम इनको कैसे इन्वेस्ट करें? तो इसके इन्वेस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, आमतौर पर जनरली हमें देखने को मिलता है जो हाई ग्रोथ वाली कंपनी है उनका पीई भी हाई होता है, जैसे कि इस केस में था, और जो लो ग्रोथ वाली कंपनी है उनका पीई भी लो होता है। लेकिन सर्टेन इवेंट्स की वजह से या किसी ना किसी वजह से, किसी भी वजह से हाई ग्रोथ वाली कंपनी का पीई लो हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है, और जो लो ग्रोथ वाली कंपनी है उसका पी भी हाई हो सकता है, ठीक है।
तो अब आपको एक बात ध्यान देनी होगी, जब भी आपको हाई ग्रोथ वाली कंपनी लो पीई पे मिले, थोड़े सस्ते पीई पे अवेलेबल है, तो आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। हाई ग्रोथ वाली कंपनी अगर किसी भी वजह से आपको लो पीई पर मिलती है तो एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जैसा कि इस बी लिमिटेड कंपनी में देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं वैल्यू स्टॉक्स। जैसे बी वाले केस में, बी लिमिटेड वाले में, जब बी हाई ग्रोथ वाली कंपनी सस्ते पीई पे किसी वजह से अवेलेबल होती है तो उसको बोलते हैं हम वैल्यू स्टॉक्स। जैसे लोग कहते हैं ना वैल्यू इन्वेस्टिंग, उन वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने को बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। ठीक है, एक तो वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इस ए लिमिटेड कंपनी में क्या है, ये लो ग्रोथ कंपनी है। अब किसी वजह से कंपनी का पी हाई हो सकता है। ठीक है, अब कोई लो ग्रोथ कंपनी हाई पीई में मिल रही है तो ऐसी कंपनी में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं ओवर वैल्यूड कंपनी, ओवर वैल्यूड स्टॉक। जैसे लोग बोलते हैं ना नहीं नहीं नहीं, इनमें इन्वेस्ट मत करो, ये ओवर वैल्यूड है, मतलब कंपनी की ग्रोथ लो है लेकिन पी हाई है, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। और ऐसी कंपनी में करना है जिसकी ग्रोथ हाई हो और पी सस्ते में मिल रहा है। इसका मतलब है कि अच्छी बी लिमिटेड तो क्या है, अच्छी कंपनी सस्ते में मिल रही है, इसका मतलब है बुरी कंपनी महंगे में मिल रही है ए लिमिटेड में। ठीक है, तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आपको ईपीएस और शेयर प्राइस पे भी ध्यान देना है, सिर्फ पी रेशियो की कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देना है। अब इसका दूसरा पहलू समझते हैं। अच्छा, बार बार बोल रहा हूँ, जब भी पी रेशियो कंपेयर करने हो तो सेम सेक्टर की कंपनियों में करना है। अब दूसरा पहलू समझते हैं, इसको समझने का दूसरा एक तरीका यूज करने का। अब अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग पी है। अब मान लीजिए एक्स लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। अब उसका फाइनेंशियल ईयर 2018, 19, 20 का ईपीएस दिया हुआ है। 2018 का ईपीएस है 30, शेयर प्राइस है 300, तो इसका पी रेशियो हुआ 10। फाइनेंशियल ईयर 2019 का ईपीएस है 20, शेयर प्राइस है 295, तो इसका पी रेशियो हुआ 14.75। और फाइनेंशियल ईयर 2020 का ईपीएस है 10 रुपये, शेयर प्राइस है 290 रुपये और पी रेशियो है 29। तो इसमें एक चीज आपको ढंग से ध्यान में देनी है, ध्यान से सुनिएगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इस एक्स लिमिटेड कंपनी में क्या हो रहा है, इस कंपनी का जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, लगातार घट रहा है। आप देख रहे हैं, पहले 30 था, फिर 20 था, फिर 10 हो गया, और कहीं ना कहीं शेयर प्राइस भी थोड़ा सा घट रहा है, लेकिन इसका पीई बढ़ रहा है। इसका पीई इंक्रीज हो रहा है, पहले 10 था, फिर 14 था, फिर 29 हो गया। तो ऐसे में इस कंपनी का पीई बढ़ रहा है, लेकिन इस कंपनी की जो ग्रोथ अच्छी नहीं है। तो इस कंपनी का पीई तो हाई है लेकिन इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में इसलिए मैंने आपको बोला था आपको कंपनी का ईपीएस जरूर देखना है और शेयर प्राइस भी जरूर देखना है। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना एक बार को ठीक नहीं माना जाएगा, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए आमतौर पे। अगर अदर फैक्टर्स पे आप देख रहे हैं तो एक बार वो कर भी सकते हैं। पीई के हिसाब से बोलूं तो दिस मे नॉट बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्योंकि इसका पी ईपीएस भी घट रहा है, शेयर प्राइस भी घट रहा है, पी लेकिन हाई जा रहा है। और अब वाई लिमिटेड कंपनी में क्या है, इसका 2018, 19, 20 का डेटा दिया हुआ है। इसका ईपीएस है 30 2018 का, शेयर प्राइस है 500 और पी है 16.6। इसका 2019 में ईपीएस है 50 रुपया, शेयर प्राइस है 500 और पी है 10। और इसका ईपीएस है 2020 में 70, शेयर प्राइस 500 और पी रेशियो है 7.1। अब इस कंपनी में जो है इसका ईपीएस लगातार बढ़ रहा है वाई लिमिटेड का, तो एक बड़ी अच्छी बात है। हालांकि कंपनी का शेयर प्राइस स्टेबल है, ये बढ़ नहीं रहा है, लेकिन इसका जो ईपीएस है ये बढ़ गया है। ठीक है, अब मैं कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहता, ऐसी हैं कंपनियां जिनका मतलब लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं उन कंपनियों से। एक बार उनकी कैलकुलेशंस आप देख लेना, उसमें क्या होता है कि इनके शेयर प्राइस स्टेबल ही रहते हैं लगभग, लेकिन इनका ईपीएस बढ़ रहा होता है, उस पर तो कोई ध्यान देता ही नहीं है ईपीएस पे। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो इसमें कहाँ था मैं यहाँ था कि इसका ईपीएस तो लगातार बढ़ रहा है वाई लिमिटेड कंपनी का, शेयर प्राइस लेकिन स्टेबल है।
और इसका पी रेशियो भी घट रहा है। तो एक कंपनी की अच्छी ठीक ठाक ग्रोथ है ईपीएस के हिसाब से अगर हम देखें तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसका पी रेशियो कम है, इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले केस में मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई हाई ग्रोथ वाली कंपनी सस्ते पीई पे अवेलेबल हो रही है तो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर कोई लो ग्रोथ वाली कंपनी महंगे पीई पे इन्वेस्ट चल रही है तो उस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ये वैल्यू स्टॉक है और ये ओवर वैल्यूड। अब इस केस में मैंने आपको क्या समझाया, इसमें आप ईपीएस को थोड़ा कंसिडर करें। इस केस में ईपीएस जरूर देखें पी देखते वक्त। इसमें क्या है, पी बढ़ रहा है लेकिन इसका ईपीएस अच्छा नहीं है, इसका ईपीएस अच्छा है लेकिन पी घट रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था, ब्लाइंडली पी रेशियो को फॉलो ना करें, उसका अर्निंग पर शेयर, शेयर प्राइस देख लें, हिस्टोरिकल डेटा देख लें आप। ठीक है, अब इसको इस्तेमाल करने का एक और तरीका है कंपेयरिंग करंट पी रेशियो विद हिस्टोरिकल पी रेशियो। अब उदाहरण के तौर पे कोई कंपनी है, एबीसी कंपनी है, उसका लास्ट 5 ईयर का एवरेज पी है 30 रुपीज़ और उसका करंट जो पी रेशियो है 15 रुपये है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस कंपनी का जो 15 पी रेशियो चल रहा है वो अपनी कंपनी के पिछले 5 साल के एवरेज पी रेशियो से नीचे ट्रेड कर रहा है इसका पी। तो एक कंपनी हमें पिछले 5 साल के पी से कम में मिल रही है। ठीक है, और इसका अनदर एक्सपेक्ट देखें हम तो मान लीजिए वही कंपनी है, इसका 5 साल का एवरेज पी भी वही है लेकिन करंट पी इसका 50 है। तो हम कह सकते हैं इसका पी जो है पिछले 5 साल के एवरेज पी से हाई चल रहा है इस वक्त। इसमें लो चल रहा है, इसमें हाई चल रहा है। तो एक बार को हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेफ है, मतलब इन्वेस्ट इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ बढ़िया निवेशक जो होते हैं, जानकार होते हैं, वो ऐसे इस वाले केस में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं जब पी हिस्टोरिकल डेटा से सस्ता चल रहा हो। वैसे तो इसमें भी कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा सही तरीका ये है और मैं भी इसको प्रेफर करूँगा। अच्छा, अब एक बात मैं आपको और बता दूँ, कभी कभी क्या होता है, 1 मिनट यहाँ चलते हैं हम। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 कंपनियाँ आईटी कंपनी हैं। ठीक है, आईटी कंपनियाँ, मैं एग्जांपल चलो ले ही लेता हूँ। वैसे तो मैं शेयर का एग्जांपल नाम लेना पसंद नहीं है लेकिन लेता हूँ, नहीं छोड़ो नाम नहीं लेते हैं। 2 आईटी कंपनी है। ठीक है, अब दोनों आईटी कंपनियों का ग्रोथ रेट है वो सेम है, लगभग सेम है। ठीक है, दोनों अच्छी कंपनी है। तो इसमें से जो लो पीई होगा जिस कंपनी का, आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, 2 आईटी कंपनियां हैं, जो समझ पा रहे हैं उम्मीद है समझ जाएं। 2 आईटी कंपनियां हैं, दोनों का ग्रोथ रेट सेम है, लेकिन अगर दोनों में से जिसका पी सस्ता है आप उनमें इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है, और सक्सेसफुल इन्वेस्टर भी ये करते हैं। देखिए, पी का जितना भी डाउट था और गलत फहमियाँ थी मैंने पूरी कर लिया। बात ये आती है, बिल्कुल ही नए लोग हैं, इनको नहीं पता हम पी रेशियो कहाँ से देखें। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको कभी भी इन्वेस्टिंग करनी है, इन्वेस्टर बनना है तो हमेशा थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा देखें। ठीक है, पुराना डेटा देखें थोड़ा। तो 1 या 2 साल का पी नहीं, कम से कम 3, 4, 5 साल का पी तो देखें। तो हम वो कैसे देखेंगे, अपना गूगल क्रोम खोलें, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाएंगे हम, मनी कंट्रोल। ठीक है, मनी कंट्रोल के पहले लिंक पे क्लिक कर लिया हमने। अब यहाँ पे मैं कोई शेयर टाइप करता हूँ, बजाज फाइनेंस करते हैं। ये रहा बजाज फाइनेंस पे मैंने क्लिक कर लिया। अब शेयर पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। आपको नीचे नीचे आना है, और नीचे, थोड़ा और नीचे, ये रहा फाइनेंशियल्स पे। आने के बाद आपको रेशियोज पे क्लिक करना है, और रेशियोज पे क्लिक करने के बाद आपको वैल्यूएशन रेशियोज पे क्लिक करना है। देखिए, आपको उसका 5 साल का पीई मिल गया। ठीक है, अब आप देखिए बजाज फाइनेंस में क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब बजाज फाइनेंस में बताने की तो जरूरत है नहीं, कितना बढ़िया शेयर बढ़ता है, अच्छी ग्रोथ है शेयर के प्राइस की, बिल्कुल अच्छी ग्रोथ है।
बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है बजाज फाइनेंस का शेयर। अब देखिए 2000 मार्च 2017 में 34 के आसपास है पी, 18 में 27 और 37 बढ़ा, फिर 2019 में 43 बढ़ा, अब मार्च 2020 में क्या हो रहा है, 24 का हो गया पी। समझ रहे हैं आप, 24 का हो गया। अब इसका ये मतलब है हाई ग्रोथ की कंपनी सस्ते पीई में मिल रही है। अब आप समझ सकते हैं जिसने मार्च 2020 में बजाज फाइनेंस उठाया था उसको आज कितना प्रॉफिट हो गया है, और आज का पी देखिए 70, करीब करीब 70 ही है। तो ऐसे लेते हैं हाई ग्रोथ वाली कंपनी को सस्ते पीई में, ऐसी प्रैक्टिस करें और शेयर भी देखें। ठीक है, अब मैंने आपको सब बता दिया, ये भी बता दिया कि पी निकालते कैसे और चेक कैसे करते हैं, एग्जाम्पल भी दे दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से, छोटे टाइम फ्रेम के नज़रिए से ना देखें इसको। धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद।